प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 500 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। चैप्टर 2203 बट आई रिफ्यूज। झेंग लो जो करना चाहता था वो और भी ज्यादा खतरनाक था। उसका इरादा लिंग के ह्यूमन बॉडी को तोड़कर झंग यी को बाहर घसीटकर मारने का था। अगर झंग यी उसकी इस प्लानिंग को जान लेता तो शायद खुश हो जाता, क्योंकि झेंग लो को जरा भी अंदाजा नहीं था कि लिंग दरअसल कैसी अस्तित्व है। झेंग लो ने गहरी सांस ली। दोनों के बीच की लड़ाई को 1 घंटे से भी ज्यादा हो चुका था और अब तक उसने काफी हद तक हालात समझ लिए थे। दुश्मन के हमले का तरीका, ताकत का स्तर और उसकी गति सब उसके कंट्रोल में थे। समय आ गया है। उसने अपना दाहिना हाथ उठाया, जैसे किसी चीज को नियंत्रित कर रहा हो। खड़खड़ जंजीरों की आवाज गूंजी और झंग यी ने अचानक पाया कि बाइंडिंग चेन से बना अंडाकार स्पेस सिकुड़ रहा है। जंजीरें तेजी से सिमट रही थी। क्या वो मुझसे नजदीकी लड़ाई करना चाहता है? झंग यी की आंखों में हैरानी भर गई। इस तरह उसकी स्पेस ट्रैवल एबिलिटी की जगह बहुत सीमित हो जाएगी। तो फिर झेंग लो ने कुछ नहीं कहा। उसके हाथों में पहले ही क्षु टाइमिंग की शक्ति जमा हो चुकी थी। उसे किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। उसका शरीर ही सबसे बड़ा हथियार था। काली बिजली जैसी रफ्तार से हवा चीरती हुई आई। उसकी अल्ट्राफास्ट गति ने झंग यी की आंखों में लंबी परछाइयां छोड़ दी। तूफानी झोंके की तरह सोनिक बूम्स ने हवा को फाड़ डाला। उसकी गति इतनी तेज थी कि सिकुड़े हुए स्पेस में झंग यी चाहे जहां भागे, झेंग लो तुरंत उसके पीछे पहुंच जाता। खुशकिस्मती से झंग यी सेकेंड हैंड ऑफ टाइम का इस्तेमाल करके उसकी चाल पहले ही भाप सकता था। लेकिन नजदीकी लड़ाई की इस मांग पर झंग यी का जवाब साफ था, मैं मना करता हूं। क्या मजाक है ये? जब तक मैं वक्त निकाल सकता हूं, नीचे की जंग जीत जाएगी और उसके बाद मैं आराम से तुझसे भिड़ सकता हूं। अभी क्यों तुझसे जानलेवा लड़ाई करूं? झंग यी अचानक गायब हुआ, मगर जैसे ही वो किसी कोने में प्रकट होता, झेंग लो तुरंत वहां आ धमकता, क्योंकि झंग यी की शक्ति टेलीपोर्टेशन नहीं थी। स्पेस ट्रैवल में एक पल की देरी लगती थी और जितना तेज दुश्मन होगा उतना ही ये अंतर कम हो जाएगा। ऊपर से यहां जगह भी सीमित थी। जल्द ही झेंग लो की मुट्ठी क्षु टाइमिंग की शक्ति से लिपटी हुई सीधे झंग यी के डायमेंशनल गेट पर आ गिरी। धड़ाम! मुट्ठी ने झंग यी को बुरी तरह झकझोरा। इस बार वो मुश्किल से बच पाया, लेकिन उसके चारों ओर फैला डायमेंशनल गेट जोर से हिल गया। वो टूटा नहीं था, मगर ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बेहद धारदार हथियार ने उसे भेद दिया हो। झंग यी की आंखें भी सिकुड़ गई। एक नाइट लेवल एलियन की ताकत वाकई डरावनी थी। ये सिर्फ हाई सुपरनैचुरल पावर इंडेक्स की बात नहीं थी। झेंग लो जैसी ताकत वाला एलियन अगर इंसानों से भिड़े तो किसी को भी आसानी से कुचल सकता था। यह ताकत थी रोजाना की जंग में तराशे हुए अनुभव की और लिजर्डमैन की प्राकृतिक शारीरिक क्षमता की। अब झंग यी और भी ज्यादा सतर्क हो गया। मुट्ठी पर मुट्ठी झेंग लो के हमले बेहद साधारण दिखते थे, लेकिन झंग यी समझ गया था असली ताकत सीधी और खालिस होती है। जैसे सबसे जटिल ताला भी खोला जा सकता है, लेकिन अगर पूरी दीवार लोहे की एक चट्टान से बनी हो तो कोई चोर कभी नहीं घुस पाएगा। इस जंग ने झंग यी को पहली बार एहसास कराया कि प्राचीन काल से जीवित बची ये शक्तिशाली सभ्यताएं सुपरनैचुरल पावर्स का इस्तेमाल कैसे करती थी। शुक्र है मैं कोई कॉम्बैट फोकस्ड एलियन नहीं हूं, उस एलियन ने खुद कहा, जिसकी आक्रामक क्षमता T0 स्तर तक पहुंच चुकी थी। लेकिन झंग यी अपनी मूल सोच नहीं भूला। उसकी सबसे बड़ी ताकत ऑफेंसिव पावर नहीं थी, बल्कि उसकी सर्वाइवल एबिलिटी थी। हालांकि झेंग लो ने उसके डायमेंशनल गेट को तोड़ने का तरीका खोज लिया था, लेकिन सेकेंड हैंड ऑफ टाइम की 4 सेकंड की प्रेडिक्शन एबिलिटी को वो अभी भी नहीं भेद पाया था। हर बार जब उसका हमला आता, झंग यी मुश्किल से बच निकलता,
लेकिन झेंग लो के हमले इतने तेज थे कि बचना भी आसान नहीं था। इसी वक्त लिंग की आवाज झंग यी के कानों में गूंजी। तुम छुप क्यों रहे हो? वो अब आत्मा रहित शरीर थी, मगर उसने खुद को झंग यी के नियंत्रण में दे दिया था। फिर भी एक उच्च स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह वो अब भी झंग यी से संवाद कर सकती थी। झंग यी ने झुंझलाकर जवाब दिया, बकवास मत करो। अगर छुपूंगा नहीं तो क्या मार खाऊं? लेकिन ये कहते ही वो अचानक चुप हो गया। लिंग भी खामोश हो गई। छुपना? क्यों छुपना? वो अब सिर्फ झंग यी नहीं था, वो एक गॉड लेवल सिविलाइजेशन गार्डियन के शरीर को नियंत्रित कर रहा था। ये वही खजाना था जो दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्राणी दृग जायंट गॉड तक का सामना कर सकता था। भले ही उसमें स्पिरिचुअल एनर्जी न हो, मगर ये एक डिवाइन वेपन की तरह बिशप लेवल एलियंस को कुचल सकता था। झंग यी ने झेंग लो के हमले से बचते हुए अपने हाथ में पकड़े आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को देखा। ये लिंग की तलवार थी। यह ट्राइब की सबसे उन्नत तकनीक से बनी। यह हथियार एलियन की शक्ति को नहीं बढ़ाता, लेकिन इसकी असली ताकत थी इसकी सहन शक्ति और इमेंस एनर्जी आउटपुट को झेलने की क्षमता। झंग यी को अचानक समझ आया। इस बार जब झेंग लो ने क्षु टाइमिंग की शक्ति अपने हाथों में इकट्ठा कर सीधा उस पर धावा बोला। उसके हाथों की ताकत सब कुछ भेद देने वाली थी, जैसे सबसे धारदार तलवार दुश्मन को चीरने चली हो। मगर इस बार झंग यी भागा नहीं। उसने ठंडे मन से सेकेंड हैंड ऑफ टाइम के मल्टीपल इमेजेस देखे। 4 सेकंड में झेंग लो की हर एक चाल जैसे पुराने कार्टून की स्लाइड्स। उसने आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को दोनों हाथों से कसकर थामा और अपने ह्यूमन बॉडी की पूरी एनर्जी को सक्रिय किया। अचानक झंग यी के चारों ओर एक अजीब सा फील्ड फैल गया। झेंग लो को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका शरीर किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ गया हो। उसकी चाल सुस्त पड़ गई, मानो उसका पूरा वजूद किसी अदृश्य दलदल में धंस गया हो। स्वॉम्प ऑफ टाइम। झंग यी शायद ही कभी दुश्मन से नजदीकी लड़ाई करता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि वो इसमें नाकाम था। समय और अंतरिक्ष की शक्तियों का मेल एक विशाल स्पेस टाइम स्वॉम्प बनाता है, जिसमें फंसा दुश्मन 30% से ज्यादा धीमा हो जाता है। ये शक्ति झेंग लो की उम्मीद से बाहर थी। वो ऐसे था जैसे तेजी से दौड़ता हुआ धावक अचानक सामने लहराते झंडे में उलझकर रुक जाए। गति जितनी तेज, असर उतना ही बड़ा। उसका हमला रुक गया और सामने खड़ा झंग यी इस बार भागा नहीं। उसने आइस ड्रैगन स्वॉर्ड को लहराया और साधारण सा वार किया, लेकिन उसके वार में 55,000 पॉइंट्स की सुपरनैचुरल पावर उमड़ पड़ी। ऊर्जा सुनामी की तरह उफन कर आई और बाढ़ की तरह झेंग लो पर टूट पड़ी। चैप्टर 2204 लेंड मी योर पावर। पल भर में झंग यी की शक्ति झेंग लो तक पहुंची, जिसकी चालें अब धीमी हो चुकी थी। हड़बड़ी में झेंग लो ने क्षु टाइमिंग की ऊर्जा को जबरदस्ती मिलाकर सामने उमड़ते गहरे नीले सैलाब को चीरने की कोशिश की। दोनों शक्तियां आपस में टकराई और जाहिर है उसके शरीर के पास एक भीषण धमाका हुआ। लिंग का शरीर उस झटके की सारी ताकत सह सकता था, लेकिन झेंग लो सीधा विस्फोट की मार से हिल गया। उसके भीतर खून उबाल मारने लगा और जबरदस्त शॉक वेव ने उसे उछालकर बाहर फेंक दिया। वो सीधे जाकर बाइंडिंग चेन की दीवार से टकराया। धड़ाम, कई जंजीरें टूटकर बिखर गई। झंग यी की शक्ति को कम आंकने की वजह से पहली बार झेंग लो को भारी नुकसान उठाना पड़ा। झंग यी इस मौके को कभी हाथ से जाने देने वाला नहीं था। उसने देखा कि झेंग लो के शरीर पर दरारें उभर आई थी और वहां से खून की धारें बह रही थी। ये जानलेवा नहीं था, मगर सहना आसान भी नहीं था। तुरंत ही झंग यी ने एक ही बार में दर्जनों अल्ट्रावायलेट बॉक्सेस फेंक दिए, जो वही फट पड़े। झेंग लो के शरीर की हालत और भी बिगड़ गई, क्योंकि उसके जख्म इन शक्तिशाली अल्ट्रावायलेट किरणों से सीधे टकराए। वो दर्द वैसा था जैसे किसी इंसान के खुले घाव पर नमक छिड़क दिया जाए। उसकी रिकवरी की रफ्तार बेहद धीमी पड़ गई
और तभी झंग यी ने फैसला कर लिया, अब और टालने की लड़ाई नहीं, मौका सही है, अब सीधा वार करना होगा। उसने तलवार दोनों हाथों से पकड़ ली। उसके बाएं आंख में रोशनी और परछाइयां घूमी, और फिर सफेद चमक के मिटते ही उसकी पुतली एक प्राचीन घड़ी की पेंडुलम में बदल गई। 3 सुइयों में से सेकंड वाली धीरे धीरे घूम रही थी, और क्लिक की आवाज के साथ मिनट हैंड भी घूम गई। समय ठहर गया। झंग यी का सबसे घातक वार, मोमेंट इन द स्काई। इस पल में पूरी दुनिया ठहर चुकी थी, केवल झंग यी चल रहा था। खुद को प्रकाश की गति तक तेज करना उसके शरीर पर भारी पड़ रहा था। इतनी शक्ति सहना आसान नहीं था, और इसकी कीमत भी बड़ी थी। इसलिए उसने ये दाव कभी हल्के में इस्तेमाल नहीं किया। मगर अब उसने तलवार कसकर पकड़ी और रोशनी की धारा बनकर झेंग लो की ओर टूट पड़ा। उसकी तलवार सीधा झेंग लो की छाती पर उभरी दरार में धंसी। तलवार जैसे किसी ग्रेनाइट पत्थर में धंस रही हो। हर माइक्रोन आगे बढ़ाना बेहद कठिन था। शुक्र था कि अब वो लिंग का ह्यूमन बॉडी इस्तेमाल कर रहा था। अगर उसका असली शरीर होता तो उसकी बाहें अब तक चकनाचूर हो चुकी होती। छपाक। इस ठहरे हुए पल में आइस ड्रैगन स्वॉर्ड ने आखिरकार झेंग लो के बेहद मजबूत शरीर को चीर दिया। चमड़ी फटते ही तलवार गरम छुरी की तरह भीतर घुस गई। छाती को चीरते हुए वो दिल तक पहुंची, पसलियों की दरार से गुजरकर उसकी पीठ से बाहर निकल गई। और तभी समय फिर सामान्य हो गया। झेंग लो की चेतना लौटी और उसने पाया कि उसकी छाती में असहनीय दर्द है, जैसे दिल किसी चीज से भेदा गया हो। मगर यह भ्रम नहीं था। उसकी छाती सचमुच झंग यी की तलवार से आर पार हो चुकी थी। सामने खड़ी वो ठंडी और खूबसूरत औरत लिंग उसे निर्भाव नजरों से देख रही थी। झेंग लो की आंखें कांप उठीं। जिंदगी में पहली बार उसे इतनी गंभीर चोट लगी थी। अगले ही पल उसके भीतर से एक दानवीय ऊर्जा फूट पड़ी, जैसे कोई जंगली जानवर आखिरी दम तक लड़ने पर उतारू हो। उसके शरीर से काली ऊर्जा भाप की तरह उठी, मोटे धुएं की तरह उसे ढकते हुए। वो जैसे नरक से निकला कोई दैत्य बन गया, जिसने कानफोड़ू चीख निकाली। धड़ाम। झेंग लो के भीतर से निकली विशाल शक्ति ने झंग यी को सीधा उछालकर दूर फेंक दिया। मगर झंग यी पहले से तैयार था, और लिंग सही थी। उसका शरीर इस दुनिया के किसी भी प्राणी से नष्ट नहीं किया जा सकता। द्रिग जाइंट गॉड के अलावा और कौन उसकी देह को चोट पहुंचा सकता था? भले ही ये सिर्फ एक छोड़ा हुआ शरीर था, लेकिन वुलुएन ट्राइब जैसे छोटे जीव उसे छू भी नहीं सकते थे। झंग यी हवा में उछल कर गिरा, मगर लिंग का ह्यूमन बॉडी सारी शक्ति सोख गया और उसे जरा भी चोट नहीं लगी। वो शांत निगाहों से झेंग लो को देखता रहा। झेंग लो ने अपनी छाती पकड़ी, उसकी सांसें भारी हो गई और आंखों में हिंस्र चमक फैल गई। उसकी काली ऊर्जा अब दैत्य के कवच की तरह उसे ढक चुकी थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मुझे ऐसे मार दोगे? भले ही उसका दिल आर पार हो चुका था, मगर झेंग लो मौत के कगार पर नहीं था। जिंदगी के इस स्तर पर अब उसे मानव कहना बेमानी था। प्राचीन समय में उसे देवता कहा जाता। झंग यी ने ठंडे स्वर में कहा, मुझे पता है, नाइट लेवल एलियन को मारना इतना आसान नहीं, लेकिन कोई बात नहीं। उसने हल्की मुस्कान दी, जैसे सब कुछ उसी के काबू में हो। मुझे वो मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी। उसने अपनी तलवार उठाई, जिस पर हरे खून की धारियां जमी थी। फिर उसने अपना बायां हाथ बढ़ाया और एलियन स्पेस से एक लकड़ी की गुड़िया निकाली। काले अंगारे से तराशी हुई वो गुड़िया, जिस पर लाल धागा बंधा था, जैसे पाताल लोक का गेटकीपर हो। झेंग लो नहीं जानता था वो क्या है, लेकिन जैसे ही गुड़िया बाहर आई, उसे भीतर तक सिहरन महसूस हुई, मानो अनगिनत मृतात्माएं जो अपनी नफरत की वजह से ईथर की दुनिया में लौट नहीं पाई, उस गुड़िया के चारों ओर भूतों की तरह चिपकी हों। यह था शाप की शक्ति। झंग यी ने तलवार से टपकते खून की बूंदें उस गुड़िया के सिर पर गिराई। वो बुदबुदाया, हो तू
मुझे अपनी शक्ति दिखाओ। ये कहते ही उसने गुड़िया को बांधने वाला लाल धागा खोल दिया। हजारों मील दूर हुएक्सू किंगडम की शेंगजिंग सिटी में हो तू काले वस्त्र पहने अर्थ टेम्पल के केंद्र में बैठी थी। उसके चारों ओर सफेद जेड की पट्टियां बिछी थी। हो तू ग्वान लोंग्यो ने आंखें मूंदी हुई थी, जैसे किसी गहरे ध्यान में हो। अचानक मंदिर के ऊपर आकाश से गड़गड़ाहट गूंजी। गर्राज, जैसे कोई भयंकर अजगर गरज रहा हो। साफ आसमान अचानक घने काले बादलों से ढक गया। मोटे बादलों ने अर्थ टेम्पल के ऊपर एक विशाल भंवर बना लिया, जो लगातार घूम रहा था। शेंगजिंग के लोगों में हलचल मच गई, मगर मेंग युअनजून ने बस एक नजर डालकर आदेश दिया कि कोई घबराए नहीं। उसे ये एहसास बहुत अच्छी तरह से मालूम था। सालों से शेंगजिंग सिटी ने हो तू की शक्तियों का इस्तेमाल करके अनगिनत दुश्मनों और विद्रोहियों को मिटाया था।